हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जब वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले हम लोग इसको कहानी की तरह समझते हैं। फिर उसके ऊपर 30 जो हमारे पास स्लाइड है और 30 स्लाइड के ऊपर 30 जो हमारे पास 30 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो इसको कहानी के तौर पर समझते हैं, क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 1 को। ठीक है, तो कल्पना कीजिए, लगभग 6000 वर्ष पहले की दुनिया। न कोई बड़ी सड़कें, न कोई गगनचुंबी इमारतें, न कोई कागज और न कोई कलम, लेकिन फिर भी मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाना वाला था। यह कहानी है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां कौन सी थी? टिग्रिस नदी, यूफ्रेटिस नदी। आज यह क्षेत्र आधुनिक इराक में आता है। प्रकृति से संघर्ष की कहानी, इन नदियों की बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी प्रकृति के साथ रही है। इन नदियों की बाढ़ बहुत अनियमित थी, कभी बहुत ज्यादा पानी, कभी बिल्कुल नहीं। मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन खेती आसान नहीं था। लोगों को नहरें बनानी पड़ी, बांध बनाने पड़े, पानी को नियंत्रित करना पड़ा। यहाँ एक और समस्या थी, न लकड़ी थी, न पत्थर था, न धातु। यानी घर बनाने से लेकर औजार बनाने तक हर चीज के लिए बाहर से सामान लाना पड़ता था। यहीं से शुरू हुआ व्यापार। जब गांव बने शहर, तब यहाँ से स्टार्ट हुई शहरीकरण की शुरुआत। धीरे धीरे खेती से अधिशेष एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा। अब हर व्यक्ति को खेती करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बने, कुछ व्यापारी बने, कुछ पुजारी बने, कुछ सैनिक बने, और इस तरह जन्म हुआ दुनिया के पहले शहरों का। सबसे प्रसिद्ध शहर, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध शहर और पहला शहर था, वो आपका उरुक था मेसोपोटामिया के समय। उरुक लगभग 3000 ईसा पूर्व तक एक विशाल शहर बन चुका था। यह मानव इतिहास का पहला वास्तविक शहर माना जाता है। यहाँ विशाल मंदिर थे, मजबूत दीवारें थी, प्रशासनिक भवन थे। मेसोपोटामिया में मंदिरों को कहा जाता था जिगुरात। ठीक है, मेसोपोटामिया में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेसोपोटामिया में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने विशाल ढांचे होते थे, लेकिन ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। आप लोग को बस धैर्य से, शांति से कुछ देर समझ लेना है, सुन लेना है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये जो 30 स्लाइड्स आपके पास है, उस क्वेश्चन के आंसर आप कितने जल्दी जल्दी दे पाओगे, और ये चैप्टर भी आपका क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। मंदिर जमीन के मालिक थे, अनाज जमा करते थे, व्यापार नियंत्रित करते थे, मजदूरों को काम देते थे। यानी मंदिर ही आर्थिक और राजनीतिक केंद्र था मेसोपोटामिया के समय। शुरुआत में मंदिरों का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे नगरों के बीच युद्ध बढ़े, लोगों को एक मजबूत सैन्य नेता की जरूरत हुई। यहीं से जन्म हुआ राजा का। क्या जन्म हुआ? राजा का, किंग शिप का यहीं से जन्म हुआ। सेना का नेतृत्व करता था राजा, राजा नहरें बनवाता था, राजा कर वसूलता था, राजा कानून लागू करता था, राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। समय बीता, फिर आए एक प्रसिद्ध राजा हम्बुराबी। कौन आए? समय बीता और फिर आए एक प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी। इन्होंने लगभग 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास का एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, हम्मुराबी की संहिता। इसमें लगभग 282 नियम थे। मुख्य सिद्धांत: आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ठीक है, अगर आप गलती करेंगे, आंखों से गलती करेंगे, तो आंख के बदले आंख लिया जाता है, दांत के बदले दांत। यह कानून सामाजिक वर्ग के अनुसार अलग अलग दंड देता था। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, लेखन कला का जन्म। लगभग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में विकसित हुई किलाक्षर लिपि, जिसको क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यह मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। शुरुआत में इसका प्रयोग अनाज का हिसाब रखने के लिए, व्यापार का रिकॉर्ड रखने के लिए, कर संग्रह दर्ज करने के लिए। धीरे धीरे इसमें कहानियां, प्रार्थनाएं, कानून, साहित्य भी लिखे जाने लगे। ठीक है, तो पहले हिसाब के लिए, व्यापार के लिए चीजें लिखी गई, फिर धीरे धीरे कहानियां भी लिखी जाने लगी, प्रार्थनाएं भी लिखी जाने लगी।
कानून भी लिखी जाने लगी और साहित्य भी लिखे जाने लगे। लेखन आसान नहीं था, इसे सीखने में वर्षों लगते थे। जो लोग लिखना चाहते थे या जानते थे उन्हें कहा जाता था लेखक, स्क्राइब्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेखक, स्क्राइब कहा जाता था। वे समाज में बहुत सम्मानित हुआ करते थे। जिनको मेसोपोटामिया के समय में लिखने आता था उन्हें समाज बहुत ही सम्मान के नज़र से देखा जाता था। चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, मेसोपोटामिया ने दूर देशों से व्यापार किया। कौन कौन से दूर देशों से उसने व्यापार किया? अनातोलिया से, ईरान से, सिंधु घाटी सभ्यता से। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। बाद में चांदी का उपयोग हुआ। समाज कई वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था आपका राजा, दूसरा पुजारी, तीसरा अधिकारी, चौथा व्यापारी, पांचवा किसान, छठा आपका दास था। महिलाओं के बारे में मेसोपोटामिया के समय पति की संपत्ति रख सकती थी महिलाएं। महिलाएं व्यापार कर सकती थी, लेकिन पूरी समानता नहीं थी। उस समय भी महिलाओं के साथ असमानता होती थी। ठीक है। विज्ञान और गणित में मेसोपोटामिया ने क्या दिया? विज्ञान और गणित में मेसोपोटामिया ने 60 आधारित संख्या पद्धति दी, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। कैलेंडर प्रणाली, आज भी हम उसी प्रणाली का उपयोग करते हैं। इतनी महान सभ्यता भी हमेशा नहीं रही। पतन के कारण निरंतर युद्ध, बाहरी आक्रमण, पर्यावरणीय समस्याएं, नदियों का मार्ग बदलना, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि यह अध्याय हमें सिखाता है कि शहरों का विकास केवल भवनों से नहीं होता। लेखन, प्रशासन और इतिहास की नींव है। कानून समाज को व्यवस्थित बनाता है। व्यापार सभ्यताओं को जोड़ता है। मेसोपोटामिया ने मानव इतिहास को 3 अमूल्य उपहार दिए। एक, पहला शहरी जीवन दिया, दूसरा लेखन कला दिया, तीसरा विधि व्यवस्था दी। तो कभी आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया ने मानव इतिहास को क्या 3 अमूल्य उपहार दिए, तो पहला उपहार था शहरी जीवन, दूसरा उपहार था लेखन कला, तीसरा उपहार था विधि व्यवस्था। ठीक है। तो ये कहानी हम लोग इतना कहानी की तरह इतना समझ लिया। ठीक है। अब इसके ऊपर जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस कहानी को अगर आप पसंद करें, कहानी के माध्यम से आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इस तरीके का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा। तो लगातार मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सभ्यता का परिचय देखेंगे। तो इसके पे एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास कि मेसोपोटामियन मीन्स क्या होता है? लैंड ऑफ माउंटेन, लैंड बिटवीन रिवर्स, डेजर्ट लैंड या आईलैंड। तो अभी मैंने कहानी में ही बताया था कि मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर्स, मतलब ऐसी जमीन जो लैंड बिटवीन रिवर्स, मतलब ऐसा जमीन जो रिवर्स के बीच में, नदियों के बीच में है, उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर दिया भी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ग्रीक ओरिजिन मीनिंग लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अभी मैंने बताया कि दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग? मेसोपोटामिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया लाइज बिटवीन विच रिवर्स? वो दो रिवर कौन सी थी? कहानी में मैंने बताया था अभी कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित था? नाइल एंड अमेजन, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, या इंडस एंड गंगा, या डैन्यूब एंड राइन। तो इसका करेक्ट आंसर बताया था मैंने, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। क्या है? यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर लोकेशन देखते हैं। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इराक। आज मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है, जो कि आपका वेस्ट एशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट एशिया में पड़ता है। आज का इराक के तरफ का, जो कि वेस्ट एशिया में पड़ता है। इसके ऊपर एमसीक्यू देखते हैं। मॉडर्न कंट्री ऑफ मेसोपोटामिया। मॉडर्न कंट्री ऑफ मेसोपोटामिया कहाँ पर लोकेटेड है आज? ईरान में, इराक में, इजिप्ट में, टर्की में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक में स्थित। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां, रिवर सपोर्टेड एग्रीकल्चर। तो वहां पर एग्रीकल्चर, खेती क्यों हो रही थी? क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेटिस दो नदियां थी जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती थी। ठीक है। तो एमसीक्यू इसके ऊपर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंड मेनली ऑन, तो एग्रीकल्चर डिपेंड मेनली ऑन रिवर्स। रिवर्स पर वो डिपेंड करता था क्या? एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। अनप्रेडिक्टेबल फ्लड एंड फर्टाइल सॉइल। वहां पर अनियमित बाढ़ थी, कभी भी बाढ़ आ जाता था। और लेकिन देखो, बाढ़ भी आ रहा था लेकिन वहां पे उपजाऊ मिट्टी भी हुआ करती थी। तो फ्लड्स वर, ठीक है, फ्लड्स क्या था? रेगुलर था, प्रेडिक्टेबल था, अनप्रेडिक्टेबल था, या रेयर था?
तो देखो फ्लड रेगुलर नहीं था, प्रेडिक्टेबल भी नहीं था कि भाई आज बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा, वो अनप्रेडिक्टेबल था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नो वुड, मेटल और स्टोन लोकेली, देखो वहाँ पे जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, जो कि आज के डेट में इराक में है, वो वहाँ पर न तो लकड़ी, न तो धातु, न तो पत्थर, इन सब की क्या थी, कमी थी। तो इन सब की जरूरत क्या पड़ेगी, अगर इनको तो कहाँ से व्यापार करना होगा, दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से। तो इसके ऊपर एमसीक्यू क्या है, विच रिसोर्स वाज स्कार्स, मतलब कौन सा रिसोर्स की कमी थी, टिम्बर का, सॉइल का, वाटर का, क्रॉप का। तो टिम्बर का, टिम्बर मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। क्या होता है, टिम्बर माने लकड़ी होता है, ठीक है। तो विच रिसोर्स वाज स्कार्स, कमी किस चीज की थी, स्कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो उसमें कमी किस चीज की थी, तो टिम्बर की कमी थी, लकड़ी की कमी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रोथ ऑफ सिटीज ड्यू टू सरप्लस एग्रीकल्चर, देखो जब वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है, कृषि अधिशेष हुआ, तो वहाँ पे शहरों का विकास हुआ। कृषि अधिशेष का मतलब क्या होता है कि जितना आपको जरूरत है अनाज, ठीक है, कृषि मीन्स अनाज है, तो जितनी अनाज की आपको जरूरत है उससे ज्यादा हो जाए, तब आदमी आगे सोचता है कि अब कुछ विकास करे, ठीक है। पर खाने को मिल गया, जब खाने को मिल गया और वो ज्यादा हो गया, तब आदमी सोचता है कि कुछ और विकास करते हैं। तो वह कृषि अधिशेष से शहरों का विकास हुआ। तो सर प्लस फूड लीड्स टू अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है उरुक नगर, सिटी ऑफ उरुक। अभी कहानी में भी बताया कि मेसोपोटामिया का सबसे पुराना और सबसे पहला शहर कौन सा था, उरुक शहर था, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी अराउंड 3000 बीसी, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व वहां पर अर्लीस्ट सिटी थी जिसका नाम था उरुक नगर। तो प्राचीन नगर उरुक था, वहां पर एमसीक्यू के ऊपर है। उरुक इज नोन एज फर्स्ट सिटी, कैपिटल ऑफ इंडिया, पोर्ट सिटी, माउंटेन सिटी। तो ये क्या था, आपका फर्स्ट सिटी था, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग पर चलेंगे। तो वॉल्स, टेम्पल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दीवारें, मंदिर, प्रशासनिक भवन। सिटीज हेड क्या था, सिटीज प्लान्ड स्ट्रक्चर था, फॉरेस्ट था, टिंक्सॉल नहीं थे, नो बिल्डिंग था। तो ये प्लान्ड स्ट्रक्चर था, क्या था, सिटीज जो थे वहां पर वो प्लान्ड स्ट्रक्चर्स थे। प्रश्न संख्या टेम्पल है, टेम्पल कंट्रोल्ड लैंड एंड रिसोर्स, मंदिर वहां पर आर्थिक केंद्र मेसोपोटामिया के समय में हुआ करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर जो होते थे आर्थिक केंद्र हुआ करते थे। तो वो लैंड और उस रिसोर्स जितने भी हैं उसको कौन कंट्रोल करता था, टेम्पल कंट्रोल करता था। तो टेम्पल टावर वर कॉल्ड, क्वेश्चन है आपके पास कि टेम्पल टावर वर कॉल्ड, टेम्पल टावर को उस समय क्या कहा जाता था, पिरामिड, जुगराट्स, स्तूपास, पैगोडास। तो मैंने कहानी में भी बताया था कि जो मंदिर हुआ करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, वो उसको हम लोग क्या बोलते थे, जिगुराट्स बोलते थे। क्या बोलते थे, जिगुराट्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिगुराट्स बोलते थे, ठीक है। देखो सब कहानी से ही रिलेटेड है, पूरा इसमें पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों की भूमिका क्या थी, तो पुजारियों की भूमिका ये थी कि वो मंदिर और भूमि का प्रबंधन करते थे, मीन्स मैनेज्ड टेम्पल्स एंड एग्रीकल्चर लैंड, मीन्स कि वो मंदिर और जो खेती करने वाली भूमि थी उसका क्या करते थे, ये मैनेज उसको करते थे, मीन्स उसका प्रबंधन करते थे। एमसीक्यू इसके ऊपर, प्रीस्ट मेनली मैनेज्ड, क्या मैनेज करता था, आर्मी को, ट्रेड को, टेम्पल्स को, स्कूल्स को, बताइए। तो प्रीस्ट मेनली मैनेज टेम्पल को करता था, मंदिरों को वो प्रबंध करता था या मैनेज करता था। प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है, क्या होता है, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास राइज ऑफ किंगशिप, राजसत्ता का उदय भी आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हुआ। तो वॉर्स बिटवीन सिटीज लेड टू पावरफुल रूलर, युद्धों से राजा का उदय हुआ, जब युद्ध होते हैं तब राजा का उदय होता है। तो किंगशिप डेवलप्ड ड्यू टू, ठीक है, किंगशिप कैसे डेवलप हुआ, फार्मिंग से, वॉर से, एजुकेशन से, ट्रेड से। तो किंगशिप आपका वॉर, युद्ध से क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ड्यूटीज ऑफ किंग के कार्य क्या होंगे भाई, जब राजा बन गया तो उसके काम क्या होंगे, तो उसका काम था तो मिलिट्री लीडरशिप करना, टैक्सेशन करना, इरिगेशन करना, सेना, कर और नहर का निर्माण करना, ठीक है, सेना का निर्माण करना, कर का निर्माण करना और नहर का निर्माण करना। तो ये कहानी जब मैं सुना रहा था तो उसमें भी जिक्र आया था। तो बिल्कुल किंग मेनली लेड क्या करता है, ये मेनली पूछ रहा है तो आर्मी को ये लेड करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
नेक्स्ट पे जाने से पहले उसका पर हम लोग ट्रेड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि व्यापार क्या होता है, ट्रेड नेटवर्क क्या होता है। तो ट्रेड विथ अनाटोलिया, ईरान एंड इंडस वैली। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किससे ट्रेड कर रहा था उस समय? अनातोलिया से, ईरान से और सिंधु घाटी से व्यापार वो करता था, इंडस वैली से वो व्यापार करता था। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू है। ट्रेड वॉज नीडेड बिकॉज सरप्लस गोल्ड, रिसोर्स शॉर्टेज, टूरिज्म या रिलीजन। तो ट्रेड कब किया जाता है? ठीक है, व्यापार तब किया जाता है जब आपके पास रिसोर्स का शॉर्टेज हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास वस्तुओं की कमी थी, शॉर्टेज थी, तो ट्रेड वॉज नीडेड बिकॉज रिसोर्स शॉर्टेज। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ट्रेड इसलिए किया जाता था क्योंकि रिसोर्स का वहाँ पे शॉर्टेज था, लकड़ी का, धातु का, औजार का, पत्थर का, ये सब का कमी था। तो वो दूसरे देशों से मंगवाता था, जैसे अनातोलिया से, ईरान से और सिंधु घाटी से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन की बात करेंगे। तो उस समय परिवहन जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय मुख्य तरीका था ट्रांसपोर्ट करने का, वो रिवर था। रिवर ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड्स, नदी परिवहन महत्वपूर्ण वहाँ पर था उस समय। तो उसमें रिवर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। और ये यहाँ क्या करता था? इम्पोर्टेंट फॉर गुड्स, गुड्स में की वस्तुएं और सामान लाने जाने के लिए रिवर ट्रांसपोर्ट का यूज होता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है एमसीक्यू में, मेन ट्रांसपोर्ट रूट क्या था? तो मेन ट्रांसपोर्ट रूट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय आपका रिवर था। क्या था? रिवर था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सोशल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, सामाजिक संरचना पर। तो सामाजिक संरचना क्या थी? उसमें किंग पहले था नंबर पे, प्रीस्ट दूसरे नंबर पे था, ऑफिशियल्स तीसरे नंबर पे थे, ट्रेडर्स चौथे नंबर पे थे, फार्मर्स पांचवें नंबर पे थे और स्लेव्स जो थे गुलाम, वो लास्ट नंबर पे थे। तो ये समाज के वर्ग थे। तो इसे बोला है लोएस्ट सोशल ग्रुप कौन था? तो लोएस्ट सोशल ग्रुप आपके क्या हो जाएंगे? स्लेव्स हो जाएंगे। मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट सोशल ग्रुप हो जाएगा किंग। ठीक है, हाईएस्ट सोशल ग्रुप किंग हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट सोशल ग्रुप प्रीस्ट हो जाएगा। थर्ड ऑफिशियल्स, फोर्थ ट्रेडर्स, फिफ्थ फार्मर्स और स्लेव्स क्या थे? आपके लोएस्ट सोशल ग्रुप थे। तो ये समाज में सबसे निचले तबके में कौन से आते थे? स्लेव्स आते थे। अब चलते हैं महिलाओं की स्थिति। ठीक है, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रोल ऑफ वुमन क्या था? तो वुमन कुड ऑन प्रॉपर्टी एंड ट्रेड। तो उस समय महिलाएं अपना संपत्ति रख सकती थी, वो अपना व्यापार भी खुद कर सकती थी और अपनी संपत्ति भी, जो व्यापार से अर्न करेंगी संपत्तियां, उसको भी वो अपने पास रख सकती थी। तो वुमन कुड ऑन प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वुमन के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी उस समय हुआ करता था। अब इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लेखन का आविष्कार देखेंगे। तो क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म राइटिंग अराउंड 3200 BCE। तो क्यूनिफॉर्म को हम लोग किलाक्षर लिपि कहते हैं, जिसका विकास 3200 ईसा पूर्व हो गया था। क्या हो गया था? किलाक्षर लिपि का विकास 3200 ईसा पूर्व हो गया था। ये कहानी में मैंने आपको समझाया था। इसके ऊपर एमसीक्यू देख लेते हैं। अर्लीस्ट राइटिंग फॉर्म, अर्लीस्ट राइटिंग फॉर्म क्या है? तो अर्लीस्ट राइटिंग फॉर्म मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय क्यूनिफॉर्म थी, किलाक्षर लिपि थी। क्या थी? किलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म। अब बात करेंगे राइटिंग मटेरियल, लेखन सामग्री उस समय की क्या थी? तो उस समय लेखन सामग्री मिट्टी की तख्तियां होती थी। क्या होती थी? क्ले टैबलेट्स यूज्ड फॉर रिकॉर्ड। क्या यूज करते थे उस समय? क्ले टैबलेट का यूज करते थे रिकॉर्ड को रखने के लिए। तो राइटिंग वॉज डन ऑन पेपर, स्टोन, क्ले टैबलेट्स, क्लॉथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले टैबलेट। मिट्टियां की तख्तियों पर लिखा जाता था। क्या लिखा जाता? मिट्टियों की तख्तियों पर लिखा जाता था। तो ये कहानी में भी इसका जिक्र हुआ था। आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग। भाई जरूरत क्या थी लिखने की? तो जरूरत लिखने की क्या थी? क्योंकि लेखा अकाउंट्स बनाना है, ट्रेड रिकॉर्ड बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो लेखा और व्यापार रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें राइटिंग की जरूरत थी। तो राइटिंग फर्स्ट यूज्ड फॉर, राइटिंग पहली बार यूज किसके लिए की गई थी? तो अकाउंटिंग के लिए की गई थी। पोएट्री के लिए नहीं की गई थी, ड्रामा के लिए नहीं की गई थी, म्यूजिक के लिए नहीं की गई थी। पहले अकाउंटिंग के लिए की गई थी, फिर उसके बाद से और विकास होते गया, तब पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, स्टोरी सब लिखने के लिए यूज होने लगा। लेखक को स्क्राइब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन ऑफ स्क्राइब, लेखकों की शिक्षा क्या थी? तो स्क्राइब ट्रेंड फॉर 10 ईयर। ठीक है, ट्रेंड फॉर ईयर, सॉरी 10 ईयर बोल रहा हूँ। स्क्राइब को ट्रेंड बहुत सालों तक उन्हें मेहनत करनी होती थी, ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, तो लेखक विशेष प्रशिक्षण पाते थे। ठीक है, तो उस समय स्क्राइब जो लिखने में माहिर होते थे, उनको बहुत सम्मान की नज़रों से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के समय पर देखा जाता था। तो स्क्राइब्स वर क्या होते थे? सोल्जर बिल्कुल नहीं, सैनिक नहीं होते थे। स्क्राइब्स वर राइटर होते थे।
क्या होते थे? लेखक होते थे। फार्मर और किंग नहीं होते थे। स्क्राइब्स आपके राइटर्स लेखक होते थे। क्या होते थे? लेखक होते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हम्मुराबी क्या है? हम्मुराबी, हम्मुराबी क्या है? बेबीलोनियन किंग फेमस फॉर लॉ कोड। बेबीलोन का प्रसिद्ध राजा था आपका हम्मुराबी। क्या था? हम्मुराबी जो था बेबीलोन का प्रसिद्ध राजा था। तो हम्मुराबी क्या था? रूल्ड किस पे करता था? रूल्ड बेबीलोन पर। किस पे? बेबीलोन पर। तो बेबीलोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम्मुराबी रूल्ड ऑन बेबीलोन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्मुराबी संहिता, ठीक है। हम्मुराबी कोड क्या था? तो हम्मुराबी कोड था, उसने 242 लॉ बेस्ड ऑन जस्टिस दिए थे। उसने 282 कानून दिए थे हम्मुराबी ने। तो फेमस प्रिंसिपल किसके लिए था इसका? इसका फेमस प्रिंसिपल हम्मुराबी का था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो आई फॉर आई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसने? हम्मुराबी ने 282 कानून दिए। अब ये साइंस एंड मैथ्स, विज्ञान और गणित में भी आपका मेसोपोटामियन एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये बेस था 60 नंबर सिस्टम पर, 60 आधारित संख्या पद्धति पर यह बेस्ड था आपका। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और जितने भी कैलेंडर है वो इन्हीं की देन है, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की देन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगोल विज्ञान की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमी की, तो कैलेंडर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार, कैलेंडर और तारों का अध्ययन करना भी हम लोगों ने यहीं से सीखा था, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो कैलेंडर बेस्ड ऑन किस पर कैलेंडर बेस्ड था? स्टार्स पे। स्टार की गति पर कैलेंडर आपका बेस्ड होता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं इरिगेशन, कैनल्स इम्प्रूव्ड फार्मिंग। तो गति पे नहीं, मीन्स कि स्टार से बेस्ड पे आपका कैलेंडर बनता। तो बताइए, इरिगेशन कैनल्स इम्प्रूव्ड फार्मिंग, यहाँ पर नहर सिंचाई की गई कृषि व्यवस्था के लिए। तो इरिगेशन यूज किसके लिए किया जाता था? कहाँ से, किसके लिए यूज किया जाता था? तो इरिगेशन यूज किया जाता था कैनाल से, ठीक है, नहरों से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर वहाँ पे कैनाल नहरों से किया जाता था। फिर आगे अब चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीज, शहरों का महत्व क्या था? संस्कृति और अर्थव्यवस्था के केंद्र थे, सेंटर्स ऑफ कल्चर, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी वर इंटर्स ऑफ, क्या इंटर्स ऑफ? कल्चर, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन तो पूरे तरीके से उसका उदय हुआ, ठीक है, लेकिन अब इसका डिक्लाइन भी हुआ। कैसे डिक्लाइन हुआ? युद्ध के कारण, आक्रमण के कारण और अनियमित बाढ़ के कारण इसका क्या हो जाएगा? इसका भी डिक्लाइन हो गया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, तो उसी तरह से डिक्लाइन का युद्ध, आक्रमण और बाढ़ की वजह से हुआ, ठीक है। तो मेजर डिक्लाइन कॉज, किसके वजह से डिक्लाइन हुआ? तो वॉर की वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपका डिक्लाइन हो गया, मीन्स कि उसका पतन हो गया। अब मेसोपोटामिया की विरासत क्या है? तो मेसोपोटामिया से विरासत में हमें ये मिला था कि कैसे लिखना है, लेखन क्षमता मिली, कानूनी कानून क्या है इसके बारे में जाना, शहरी जीवन क्या है, वो सब विरासत के रूप में हम लोग को लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया है, जिसमें राइटिंग है, लॉ है, सिटीज है, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया क्या है आपका? राइटिंग है, बिल्कुल सही है। सिटीज भी देना बिल्कुल सही, लॉज भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चैप्टर समरी देख लेते हैं। चैप्टर समरी में आपका अर्बनाइजेशन, राइटिंग, लॉ, कोड शेप्ड सिविलाइजेशन, सभ्यता के विकास की नींव आपके इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने दी। तो किंग डेवलपमेंट क्या कर रहा था? किंग डेवलप कर रहा था अर्बन लाइफ को डेवलप कर रहा था, शहरीकरण जीवन को, शहरी जीवन को, राइटिंग लेखन को, लॉज विधि को। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो की डेवलप क्या था इसका डेवलपमेंट? तो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कर रहा हूँ, सॉरी, की डेवलपमेंट जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का था वो आपका अर्बन लाइफ देना, राइटिंग देना, लॉज देना। तो ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर का सभी हो गया। पहले कहानी से स्टार्ट किए थे हम लोग, फिर उसके बाद उसके ऊपर जितने 30 क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज़ इसमें मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सारा चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एक बार आप लोग देखोगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिस्ट्री, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की
ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पॉलिटी सब हम लोग कंप्लीट कर ले। इसी तरह इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर, जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है क्लास 6 से 12 तक वो सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और इसी तरीके का वीडियो लेक्चर आगे भी आपको चाहिए तो आपको वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।